वेलकम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के लिए अभ्यास प्रश्न 2022-23 का विषय गणित के लिए। गणित विषय का अभ्यास प्रश्न कक्षा 10 के लिए लेके आए हैं सेट बी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेट ए सॉल्व किया है गणित का, और हमारे एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सारी तैयारी करवाई जाती है सारी क्लासों के लिए। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10 के लिए। विषय है गणित और सेट है ये बी। इससे पहले वाली वीडियो में हम सेट ए सॉल्व कर चुके हैं, साइंस के सारे सेट सॉल्व कर चुके हैं, इंग्लिश के सारे सेट सॉल्व कर चुके हैं, और आने वाली वीडियो में हम 2023-24 का प्रैक्टिस पेपर, प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर, वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके। और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम पेपर पूरा का पूरा हम यहाँ पर लेके आए हैं, और इसे हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर आंसर शीट और पेपर शीट आपको दोनों मिल जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में जाके, आपको अगर ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें चाहिए, तो हम आपको बताएंगे कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिल सकती है। यहाँ पे देखिए आंसर शीट भी हमने लगा रखी है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आप बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से आपका पेपर सेट होगा। आप देखना, जो हमने सेट ए जो लगाया था उसमें से बहुत सारे सेट इसमें क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन है। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बदल सकता है, बाकी टॉपिक यही रहेगा आपका। इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी कर ले, और तैयारी हो भी गई होगी आपकी। उम्मीद है हमें कि आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ले चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पर, देखिए आप यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर लगा दिया है, यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। और आप ध्यान से देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय गणित, और समय है 3 घंटे का। पूर्णांक आपके हैं 75 मार्क्स, और सेट है ये हमारा बी। यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, निर्देशों को हमको ध्यान से पढ़ लेना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सारे प्रश्न यहाँ पर हल करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सामने दे रखे हैं ऐसे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं, और 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है यहाँ पर हमको, और क्वेश्चन हमारा दे रखा है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या होगा। तो हमको पता है एचसीएफ महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए ये कैसे निकालते हैं। देखिए 5 का निकालना है, तो 5 को हमको अलग से निकालना पड़ेगा। इसको 5 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 का जो फैक्टर होगा वो होगा 5 × 1। यहाँ अगला जो है वो है 10। 10 का हम निकालेंगे यहाँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम गया। यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो 10 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 × 5 × 1। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ पे दोनों में जो होगा वो इसका महत्तम समवर्तक होगा। तो यहाँ पर क्या है 5, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा C5। 5 और 10 का महत्तम समवर्तक 5 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किसी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ax² मतलब द्विघात है, और बहुपद है मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा पद हैं इसलिए बहुपद है, के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन बना था, आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ पर शून्यंक अल्फा बीटा होते हैं, तो बहुपद का जो होता है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वो देख लीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा -b/a। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। रेखिक समीकरण युग्म, ये दो रेखिक समीकरण दे रखे a1x b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे a2x b2y + c2 इज इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जब भी कोई रेखिक समीकरण दिया हो, दो रेखिक समीकरण दिए हों, तो उनके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, कोई हल नहीं होता।
या एक से अधिक हल होते हैं, वो सारी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो है कोई हल नहीं होते, इसकी कंडीशन हमको यहाँ पर बतानी है। तो ये 4 कंडीशन यहाँ पर दे रखी हैं। तो आप ध्यान से देखिए कौन सी कंडीशन में कोई हल नहीं होता, क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन पहले वाले सेट में भी था, बस थोड़ा सा बदल के था। तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यहाँ पर बराबर होना चाहिए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो ये वाली शर्त हमारी होनी चाहिए जब इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा B, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। मतलब A1 A2 यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा जो है वो एक सीरीज दे रखी है AP, और इस सीरीज में हमको क्या पता करना है, सारबंतर। सारबंतर क्या है इस सीरीज में वो हमको फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे आप देख लीजिए। आप ये तो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक लगाना है हमको। यहाँ 1 से आ गया -2 से आया -3 और -3 से आया -5। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं -2 प्लस करूँगा इसमें तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस के 1 में अगर -2 करूँगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। देखिए पहला पद है 1, इसमें मैं प्लस करके -2 कर देता हूँ तो कितना आएगा -1। फिर अगला है हमारा -1, इसमें मैं प्लस करके -2 कर देता हूँ तो कितना आएगा -3। तो ये हमारे पद आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारबंतर है वो है -2। तो इसका आंसर हमारा A होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय में, आपने देखा होगा। AC² एक भुजा है बराबर है BC² प्लस कोई भी 3 भुजा होती हैं हमारे त्रिभुज में, आप समझ लीजिए। देखिए ऐसे 3 भुजाएं हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम A, B और C। तो AB का एक भुजा की यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक भुजा का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर एक भुजा हो गई कोई सी भी, अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, AB और BC। तो ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी। अगर ये कंडीशन होती है तो भुजा का सम्मुख कोण हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 90 डिग्री। ये याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दो बिंदु दे रखे हैं A1 -2 और दूसरा बिंदु है B, इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं हमको। वो कैसे करते हैं आप देखिए, एक रेखाखंड है यहाँ पर, ये एक रेखाखंड है, इसके दो बिंदु दे रखे हैं हमको A और B, इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं कितना 1 -2 और इसके दे रखे हैं -3 और 4। यहाँ पर मध्य बिंदु हम मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु है P, कोई सा भी मध्य बिंदु P है। तो ये समान अनुपात में इसको काटेंगी, चाहे 1:1 हो या 2:2 हो, जो भी हो वो समान अनुपात होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो फार्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। P = x1 + x2/2 और दूसरा निकलता है y1 + y2/2। ये वाला फार्मूला हमारा लगता है। तो इनकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये जो हमारा है, हमने दो बिंदु माने हैं, ये हमारा है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1 और 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी आपको यहाँ तक सॉल्व करने में हुई होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3√2 एक खाली स्थान संख्या है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो परिमेय संख्या कब होती है और अपरिमेय संख्या कब होती है, इसका आपको मालूम होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। परिमेय होने की संख्या क्या कंडीशन क्या होती है, P/Q इस फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पे जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं, डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो √2 है
ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपरिमेय। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, तो मैं आपको ये डिटेल में सॉल्व करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि पी एक्स एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, पी एक्स क्या है, द्विघात, दो घात है उसकी, तो पी एक्स बराबर 0 को क्या कहेंगे? वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण कहेंगे, या फिर हम इसे बोलेंगे द्विघात, द्विघात समीकरण। क्योंकि दो घात है तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, द्विघात समीकरण। ये याद रखना आप, द्विघात समीकरण, इसका आंसर ये होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विभक्तिकर, विभक्तिकर क्या, डी का मान क्या होगा? वास्तविक और समान है तो विभक्तिकर का फार्मूला हमारा क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है। तो ये पूछ रहा है ये वास्तविक और समान है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, मतलब यहाँ पे मान कितना आएगा, 0। b² - 4ac = होना चाहिए 0, तब इसकी वैल्यू जो है वो वास्तविक और समान होगी। समांतर श्रेणी दे रखी है, पहला पद है a, दूसरा पद है a+d, तीसरा पद है a+2d, और तीसरा चौथा पद है a+3d। तो अगला पद यहाँ पे खाली स्थान का 10वां पद, 10वां पद क्या होगा इसका? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला पद a है, दूसरे पद में d आ गया, तीसरे पद में यहाँ पे, मतलब इसका क्या फार्मूला चल रहा है, इसमें चल रहा है a+n_d। तो जौन सा भी पद यहाँ पे पूछा है वो यहाँ पे n की जगह आ जाएगा। कितना है, देखिए यहाँ पे a+n और d। तो 10वां पद पूछा है तो कितना होगा 10वां पद, a+10d, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान नहीं होते। आकार तो समान होते हैं लेकिन इनके माप समान नहीं होते, वो ऐसी आकृतियां कहलाती हैं समरूप। कैसे कहलाती हैं, समरूप, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है। बिंदु 0 और 4 अक्ष पर स्थित है, कौन से अक्ष पर स्थित होगा? देखिए कैसा होता है हमारा ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ पे ये एक्स अक्ष, अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ पे दे रखा है 0 और 4। ये 0 अगर यहाँ पे आ गया तो 4 जो है वो कहाँ पर आएगा, बाय पर, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय अक्ष पर स्थित है। तो आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है हमको यहाँ पर। तो ये सारे फार्मूले हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी ये जोड़ियाँ बनेंगी और तभी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन हल हो पाएंगे। तो ये जोड़ियाँ हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए आप। आपको फार्मूले याद होना चाहिए, ये काम अपने आप हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर दे रखा है sec² थीटा -1। sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा। तो इसका क्या होगा, ये वाला। अगला है cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cot थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा, इसका ये हो गया। -1 - sin² थीटा का क्या होता है, 1 - sin² थीटा मतलब होता है cos² थीटा, ये हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है वृत्त का। तो अर्धवृत्त का कितना होगा, 1/2 πr², मतलब वृत्त का हाफ। वृत्त की परिधि कितनी होती है और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? वृत्त की परिधि हमेशा ये फार्मूला ही है 2πr, तो ये 2πr हो गया। मूल बिंदु, मूल बिंदु अगर x अक्ष और y अक्ष है, इसके मूल बिंदु यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 0 होगी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसको किससे मिला देंगे आप, 0 इससे। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए ताकि मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर सकूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। यहाँ पर एक शब्द में आपको उत्तर बताने, थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। थेल्स प्रमेय का कथन आपको याद होनी चाहिए। थेल्स प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे आप तो थेल्स प्रमेय आपको याद आ जाएगी।
मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। देखिए एक त्रिभुज है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको थेल्स प्रमेय का। ये एक त्रिभुज है, इसके बाद मैं इसकी आंसर शीट भी दिखा दूंगा आपको, आप मिला लेना वहाँ पे। जैसे एक त्रिभुज है, ये वाला मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये तीन बिंदु है ए बी सी। एक रेखा के समांतर, यहाँ पे मान लो इसके समांतर अन्य दो रेखाओं को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये मान लिया हमने यहाँ पे, देखिए ये एक रेखा इसके समांतर है, ये अन्य दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। इसके अन्य दो बिंदु यहाँ पर बन जाएंगे ए बी सी, और ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका ई। तो हमारी थेल्स प्रमेय क्या बोलती है वो देख लीजिए आप। यहाँ से यहाँ तक मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये हमारी थेल्स प्रमेय बोलती है। आपको याद होगा, अच्छे से नहीं होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके आंसर शीट भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, ये इसका आंसर है। थेल्स प्रमेय कैसे बोलते हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। मतलब एक ही अनुपात में आपको विभाजित वो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे लगता है ना। तो ये मैंने फार्मूले से भी यहाँ पे समझा दिया, चित्र से भी आपको दिखा दिया है, डेफिनेशन भी आपको दिखा दी है, तो ये आपको आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया इतनी है, 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, उसकी छाया ये है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ये हमने निकालना सीखा था पहले वाले सेट में भी, ये सारी चीजें हमने सॉल्व की हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 मीटर ऊंचा, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े ध्यान से देखिएगा आप। ये 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, कितना है? 10 मीटर। ठीक है, इसकी परछाई कहाँ पर पड़ रही, कितनी दूरी पर? यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये 10√3 मीटर इसकी यहाँ पर ये परछाई है, तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा देखिए आप। तो यहाँ पर ये लंब हो गया हमारा, ये आधार हो गया हमारा, और ये हमारा कर्ण हो गया। यहाँ पर लंब की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार। ये हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की। जब लंब और आधार हमारे पास दे रखा है तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 10 मीटर है, आधार हमारा 10√3 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3, और टेन थीटा 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी। अगर आपको वो वैल्यू निकालने वाली सारणी याद नहीं है तो भी आपको समस्या होगी, इसलिए वो मान भी आपको याद होना चाहिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। उन्नयन कोण जो होगा वो 30 डिग्री का बनेगा। द्विघात समीकरण, अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण। ये द्विघात है क्योंकि वर्ग चढ़ा हुआ है। ax² + bx + c के विभक्तिकर का सूत्र लिखिए। विभक्तिकर का सूत्र कितना होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। ये बार बार पढ़ लिया हमने, इससे क्वेश्चन आएंगे, हर सेट में रिपीट हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त है, इसकी एक छेदक रेखा यहाँ से गई तो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, कितने बिंदुओं पर काटेगी? 1 और 2। आप कहीं से भी निकाल दीजिए, वो 2 बिंदुओं पर ही काटेगी। तो इसमें कितने बिंदुओं पर काटेगी? 2 बिंदुओं। ये इसका आंसर हो गया, 2 बिंदुओं पर। ठीक है, अगला देखिए, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। ये सूत्र सारे आपको याद होने चाहिए। इसका शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई r स्क्वायर एच, जहाँ r क्या है, त्रिज्या है।
कोई दिक्कत है इसमें? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर एच है यहाँ पे, ये बी मत समझ लेना, ये पाई आर स्क्वायर एच है ना। आर क्या है? त्रिज्या, और एच क्या है? हाइट। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये दे रखा है, डाटा दे रखा है, इसका हमको क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है हमारा? इन सब का योग करेंगे हम, समेशन करेंगे इसका, और अपॉन में एन, मतलब इनको गिन के इसका भाग दे देंगे। तो इनको हम सबको प्लस कर लेते हैं, 3 + 3 + 4 + 5 + 5, और इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, और 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए, इन सबको जोड़ना है और इन्हें गिनना है। 1 2 3 4 और 5, 5 से डिवाइड करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 3 + 3 + 4 + 5 + 5, तो इसका जोड़ोगे आप तो कितना आएगा? 5 5 10, 4 14, 14 और 6 20 आएगा, और आप इसको काट दीजिए 4, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 4। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है सत्य और असत्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य और असत्य आपको बताना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और आप वीडियो को पूरा देखें, साथ में हल करें मेरे। आपको कोई समस्या अगर आती है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकूं। यहाँ पर यदि ए बी सी ए पी में है, तब B = A + C/2। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है, ये फार्मूला है। ठीक है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। कोई भी निश्चित घटना है उसका प्रायिकता का मान, प्रोबेबिलिटी का 1 होता है क्या? ये भी सत्य है। ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है क्या? जहां r गोले की त्रिज्या है। बिल्कुल नहीं होता, असत्य है। फार्मूला याद होगा आपको, गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² नहीं होता है, होता है 4πr²। ठीक है ना। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक वृत्त जो है उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये सत्य है। ठीक है। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, तो P जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमको पता है कि घटना घटेगी तो उसकी प्रायिकता 0 नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये हम कईयों बार पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले सेट में इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। क्योंकि प्रायिकता 1 से छोटी होती, 1 से अधिकतम नहीं होती। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अगला देखिए, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनवन कोण बनाती है क्या? अवनवन कोण नहीं बनाती है, ये असत्य है, क्योंकि उन्नयन कोण वहां पर बनता है। तो ये असत्य है। कौन सा कोण बनेगा वहां पे? उन्नयन कोण। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक के 1 से लेके 5 तक के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए, एक प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए आप, हम क्वेश्चन नंबर 6 HCF, इसका HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया है। LCM इसका ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दे रखे हो तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए आप एक बार। तो यहाँ पर अगर HCF आपको दे रखा हो तो आपका 9 और LCM फाइंड आउट करना है, तो हम नथिंग बट क्या करते हैं, जिसका LCM ज्ञात करना है उसका इंटू कर देते हैं, और जो HCF दे रखा है उसका डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये संख्याएं दोनों समान हैं, इसलिए ये फार्मूला हमारा काम करेगा। तो इसका गुणा कर दिया और 9 HCF है, इसका भाग दे दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा का दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम जानते हैं कि √3 यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको इसको दर्शाना है। वो दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें काफ़ी सारी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। तो ये देखिए, ये पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो। स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ इसका डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हमने अभी किया है जिसमें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या पूछी गई थी, तो वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी और मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कब होती हैं। अपरिमेय अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो किस रूप में होगी, P/Q इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, 0। मतलब अपरिमेय संख्या अगर है तो वो P/Q के फॉर्म में होगी और यहाँ पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो ये एक परिमेय संख्या है, हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी, ये देखिए, माना कि 5 - एक परिमेय संख्या है, माना है, अभी हमने कुछ ऐसा किया नहीं। अर्थात हम सहअवाज्य ऐसी संख्याएं A और B इज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पर A/B मान रखा है थ्योरी में, जबकि P/Q भी आप मान सकते हैं। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब B इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो √3 है। चूंकि A और B पूर्णांक हैं इसलिए 5 - A/B एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं अंडर रूट में ये कोई भी संख्या हो वो अपरिमेय संख्या है। अतः हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि हमने ये कल्पना करी थी कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या ना होके यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संख्याओं 74 से 29 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। कैसे करते हैं, चलते हैं आंसर शीट पर। ये देखिए, इस तरीके से हमको इसको करना है। इसमें सबसे पहले, अब जब आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का इसमें आप भाग देंगे तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 17 × 19 × 23, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन 7 का ही ये है, अथवा का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, नहीं भी आते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जब आप 12 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड किस तरीके से करते हैं वो आपको पता होगा। जैसे 12 के आपको करना है तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से कर दिया और फिर 3 से कर दिया, है ना। तो ये 2 × 2 × 3 ये वाले। ऐसे ही आप 15 का करेंगे 3 × 5 और 21 का करेंगे तो 3 × 7। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है तो इसलिए 2 हो गया। 3 यहाँ पे एक बार है तो 3 5 ये भी एक बार है तो 3 और 7 HCF क्या होता है, HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन, सबसे पहले देखिए कॉमन कौन सा है, 3 सभी में, और यही हाईएस्ट है। तो हमारा 3 इज इक्वल टू 3 हमारा HCF होगा। इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है इनमें सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, ताकि मैं आपके सारे शंकाओं का समाधान आराम से कर सकूं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल यहाँ पे हमको दे रखा है। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही सरल तरीका है इसका। आपको वैसे तो आता होगा बहुत अच्छे तरीके से, नहीं आता तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का हमको गुणनफल दे रखा है। तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A हमको दे रखा है -3। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये हो गया B/A इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, B/A इज इक्वल टू
3/1 और इसको लिख सकते हैं C/A इज इक्वल टू 2/1 है ना। तो इसके जब आप तुलना करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 1, ये आ गई। B की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गई 3, ये 3। C की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है 2, ये आ गई 2। अतः बहुपद क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हम बहुपद को लिखते हैं, है ना। ये बहुपद लिख दिया, a b c तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत ध्यान से, है ना, ताकि आपके नंबर वहाँ पे ना कट सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8वें का अथवा का द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्य अंक ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी है, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ये हमको बहुपद दे रखा है यहाँ पर 3x² प्लस 4x माइनस 4। ये बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, है ना। इसमें हम बीच वाले पद को बहुत इजी तरीका ये है कि 4x को दो टुकड़ों में तोड़ लें यहाँ पर, है ना। तो ये 4x को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा तो 6x माइनस 2x हो गया। इसके हमने कॉमन ले लिया 3x, यहाँ पे कॉमन ले लिया 2, तो अंदर बचा ये वाला। अब इसको अलग अलग आप इक्वल टू 0 के रखेंगे, आपके दोनों शून्यांक की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कोई समस्या अगर इसमें आपको फिर भी आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, तो मैं आपकी वो सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। बहुत डीपली इसलिए नहीं बता पाते हम क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग फिर इसको स्किप करते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 4u² प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करना है। ये भी उसी तरीके का सवाल है। देखिए 4u² प्लस 8u हमको दिया है, इसका हमको शून्यांकों के लिए क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में 0 हमने रख दिया। यहाँ पर u² है और यहाँ पर u है, तो आप 4u को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कॉमन ले लिया तो अंदर बॉक्स में क्या बचा, यहाँ पर 4u और अंदर बचा यहाँ पर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो भी है u पढ़ो म्यू पढ़ो वॉटेवर, दोनों के बराबर में आपने अलग अलग 0 रख देनी है, ठीक है। और यहाँ पर u की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। अतः शून्यांक कितने होंगे, एक होगा 0 और एक होगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं होगी, मेरे हिसाब से कोई समस्या इसमें आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन हम इसी का देखते हैं। 9 का अथवा का है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है आपको। 4x² प्लस 5x माइनस 6 की तुलना हम इस समीकरण से कर देंगे। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन जो इजी तरीका है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसके शून्यांक अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन है हम अधिकतर इसी का यूज करते हैं, ये फार्मूला ही है हमारा। इससे तुलना आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। b की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखिए ये 5 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -6। तो ये वैल्यू हमने तीनों निकाल ली। अतः शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है और योगफल कितना होता है। अगर योगफल पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/4। यहाँ से वैल्यू रख दी हमने। ये तो इसका होगा योग, अगर योग पूछता है तो। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये देखिए -6 और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए 4। तो ये 4 हमने रख दिया। इसको आप काटोगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये हो गया -3/2। ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या इसमें नहीं है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप ना करें। आने वाली वीडियो में हम आपको इसके बाकी के सेट भी सॉल्व कराएंगे और 2024 के भी सारे सेट हम सॉल्व कराने वाले हैं। हमने पुरानी वीडियो में अपने और सब्जेक्ट के भी सॉल्व करा रखे हैं। तो हमारी जो एजुकेशन रिसर्च सेंटर है उसमें आपको दोनों तरह की सुविधा अवेलेबल है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो आप हमारे सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी और एग्ज़ाम के बाद में आपकी अगली क्लास की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 10। 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 3900 है तथा 1 बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 रुपये है। 20 गणितीय समीकरणों के रूप में हमको इसको बदलना है। माना कि
एक बल्ले की कीमत कितनी है x, हमने यहाँ पर बल्ले की कीमत मान ली कितनी है x रुपए, और एक गेंद की कीमत हमने मान ली 22 रुपए। ठीक है, प्रश्नानुसार 3 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत कितनी है 3900 रुपए। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपए। और अगला वहीं पे हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है वहां पर कि एक बल्ले की प्लस 3 गेंद की कीमत कितनी है 1300 रुपए। तो ये दो इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। ठीक है ना, तो यही हमको बनाना था, यही बीजगणितीय रूप इसका कहलाता है, समीकरण के रूप में हमको इसको बदलना था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10वें का अथवा का है। यहाँ पर दिया हुआ है रैखिक समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में यदि x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 हो तो m का क्या मान होगा। बहुत बहुत सरल सवाल है, आप ध्यान से पढ़ते जाइए और ध्यान से करते जाइए। ये देखिए y इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है यहाँ पर mx प्लस 3, और इसमें x की वैल्यू दे रखी -2, y की वैल्यू दे रखी 5। ये हमको इसमें रख दें तो x की जगह हमने रख दिया -2 और ये 3 हमारा है ही, 5 इज इक्वल टू हो गया -2m 3। इसको हमने सॉल्व किया आगे तो ये 2m को आप इस तरफ ले जाएंगे, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 5 हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू -2 और m इज इक्वल टू -2/2 और m की वैल्यू आपकी निकल जाएगी -1। कोई समस्या इसमें? बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई होगी आई थिंक। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपका ये भी सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से और इसके भी कई सारे उदाहरण दे के मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के विभक्तिकर का मान ज्ञात करना है। विभक्तिकर हमको पता है क्या होता है, d इज इक्वल टू, ये देखिए इसके 11 नंबर का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की तुलना हम इस समीकरण से कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ये हमने अभी किया था इस टाइप का सवाल। और विभक्तिकर का हमको फार्मूला याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्तिकर के सवाल आपके आते ही आते हैं एग्जाम में, याद रखना। a b c तीनों की वैल्यू हमको मिल गई, इसमें हमने a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दी और इसे सॉल्व किया तो विभक्तिकर की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 11वें का अथवा का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि समीकरण 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये जो समीकरण हमको दे रखे हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने बहुपद यहाँ पर लिख लिए 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x - 1। ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो 2x दे रखा है इस 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों में, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इन दोनों में, यहाँ पे इस x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इन दोनों में, और इस 5 का करना पड़ेगा इन दोनों में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2x का x - 3 में कर दिया, -1 का x - 3 में कर दिया इसका, ठीक है ना, और ये इसका हो गया। ठीक, ऐसे ही हमने इस तरफ कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 इज इक्वल टू 6x। ऐसे ही इसका सॉल्व कर लिया, ऐसे ही इसका सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हमने और आगे सॉल्व किया तो ये 2x स्क्वायर 7x हो गया, ये वाला 7x में 7 माइनस 6x और माइनस x इज इक्वल टू 7x, ये 3। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया। इन सबको हम इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये इन सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का है यहाँ पे माइनस का हो गया। इस तरफ ये 4x है, इस तरफ जाके ये माइनस का 4x हो गया, और इस तरफ ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे आप एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -7x एंड -4x इज इक्वल टू -11x, और 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, समीकरण आ गया। इसको आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें स्क्वायर है, वर्ग है, मतलब घात 2 है। ठीक है,
दो घात है, इसलिए ये द्विघातीय समीकरण हो गया है ना। तो इसके हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, चूंकि इस समीकरण में चर x की घात अधिकतम घात जो है वो 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण हो गया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आपको है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, एपी। एपी मतलब समानांतर, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब जिसमें समानांतर हो के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखना है हमको, जबकि पहला पद ए दे रखा है और सार्वंतर मतलब इसमें जो डिफरेंस रहेगा पदों में वो ये दे रखा है डी इज इक्वल टू, है ना। तो इसे किस तरीके से करते हैं वो देख लीजिए। हम चलते हैं अपनी आंसर शीट पर। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे। पहला पद हमको दे रखा है ए इज इक्वल टू दे रखा है -1.25। डी इज इक्वल टू सार्वंतर हमको दे रखा है T1, मतलब पहला पद, पहली टर्म जो है वो क्या होगी, ए, ये हमको दे रखा है उसी में। तो ये हमारी ए क्या हो गई, पहली टर्म जो दे रखी है ये हो गया। T2 क्या होगा, ए प्लस डी। ए क्या है यहाँ पर प्रथम पद हो गया हमारा, और डी क्या है सार्वंतर ये वाला। तो इसको हम ऐड कर देंगे, है ना। तो ये T2 हमारा निकल जाएगा ए प्लस डी से, इसमें इसको ऐड कर दिया, ये हो गया। अगला पद T3 पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और ये कहाँ तक के जाएगा, ए प्लस एन डी तक। एन क्या है यहाँ पर, जितने पद वो पूछेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर चौथे पद की बात करें तो ये 4 है, तो इसमें हम ए की वैल्यू प्रथम पद रख देंगे और फिर एन की जगह हम 4 रख देंगे, और डी कितना है हमारा 0.25 माइनस में, है ना। ये इसको प्लस कर देंगे हम हमारी ए की वैल्यू से -1.25। ये ऐसे इसको जो सॉल्व करेंगे हम, ये 3 वाला पूछ रहा है एक्चुअल में, तो यहाँ पे ये 3 वाला रखेंगे हम, ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम पद तो दे रखा है हमको, है ना। और ये हमारा इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा का है। यहाँ भी एक सर्वांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है, 2, -2, -6 और -10 के अगले 4 पद हमको बताना है। तो यहाँ भी हम चलते हैं अपनी आंसर शीट पर। आंसर शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमने सीरीज लिख ली, यहाँ पर जो भी दी थी उसमें सार्वंतर है, सार्वंतर को फाइंड आउट करना है हमको। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, सबसे पहला पद जो है वो 2 है, और अगला पद कौन सा है, -2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम 2 में क्या प्लस करें या क्या माइनस करें कि यहाँ पर ये -2 आ जाए। तो अगर हम इसमें कुछ भी प्लस करते हैं तो यहाँ पर माइनस आना संभव नहीं है। कुछ भी प्लस करेंगे हम इसमें तो यहाँ पे ये माइनस का नहीं आएगा, इसलिए कोई सी भी संख्या जो होगी वो माइनस की होगी, ये हमने डिसाइड हो गया। अब माइनस की होगी तो अगर हम 2 में -1 करेंगे तो -1 आएगा, वो भी नहीं होगा। 2 - 2 करेंगे तो वो भी नहीं होगा। 3 करेंगे तो -1 बचेगा, है ना। इसलिए हम -4 अगर यहाँ पे करते हैं, कितना माइनस तो हमें करना ही है, और 4 करते हैं और यहाँ पे प्लस का 2 है तो हमारा कितना आ जाएगा, -2। तो यही हमारा अगला पद है। अब देखिए -2 में मैं फिर से -4 करूँ तो आ गया -6, तो हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा, -4। अब यहाँ पे देखिए आप -10 है, इसके अंतिम पद हमको निकालने हैं, ये हमारा सार्वंतर आ गया। इसके अगले पद हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये -10 और इसमें -4 जो हमारा सार्वंतर था उसको जोड़ दिया, ये हो गया। इसमें अगले वाले में बात करें तो ये वाले पद में फिर -4 जोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है। अब इससे अगले वाले में बात करें तो इसमें -18 में फिर से -4 सार्वंतर हमने जोड़ दिया तो हमारा -22 आ गया। इसी प्रकार वो कितने भी अंक की हमारी बात करेगा तो हम उसको फाइंड आउट इजीली तरीके से कर लेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। आकृति में DE समांतर है BC के। यहाँ पर देखिए ये DE जो है वो समांतर है इसके BC के, है ना।
तो AD हमको ज्ञात करना है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमारी बार बार वही फार्मूला लग रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए फिर से, और वो फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इस फिगर को अपने माइंड में रखिए। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, यहाँ से ये BC एक लाइन है, इसके समांतर ये DE एक लाइन है, जो यहाँ पे लिखा है DE समांतर है BC की। तो AD हमको ज्ञात करना है, और यहाँ से ये फिगर में हमको दे रखा है कि क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दे रखी सेंटीमीटर में, यहाँ से यहाँ तक की दे रखी, और यहाँ से यहाँ तक की दे रखी। मतलब A से B तक की दूरी दे रखी, A से E तक की दे रखी, A से यहाँ से E से C तक की दे रखी है। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है देख लीजिए आप, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम नीचे। ये देखिए त्रिभुज ABC में, जो कि अपने अभी हाल देखा, वहाँ पे त्रिभुज ABC में ये DE समांतर है DE समांतर है हमारा BC के। अतः जो हमारा वो फार्मूला मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वो ये होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, जैसे भी आपको याद हो वैसे याद रख लीजिए। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, इसमें वैल्यू रखनी, हमको AD फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। DB की वैल्यू हमको दे रखी है फिगर में 7.2 है। AE की वैल्यू हमको दे रखी है, ये AE की वैल्यू हमको 1.8 दे रखी है। यहाँ पे AC की वैल्यू हमको दे रखी है 5.4। तो AE की वैल्यू हमको निकालना है। इसको हमने पक्षांतर किया इस तरफ पक्षांतर किया, तो यहाँ पर ये इंटू हो गया। ठीक है ना, बाकी सब जो के तो हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे मतलब इसका इंटू इसमें करेंगे और इससे भाग इसमें देंगे, तो हमारा AD की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना किसी भी प्रकार का। ठीक है ना, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ और आपको समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 13 का अथवा का। ठीक है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब 10 मीटर एक सीढ़ी है और वो भूमि पर टिकाने से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की बनी है उस दीवार पर, वहां पर पहुंचती है। तब दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। हम चलते हैं आंसर शीट पे। तो यहाँ देखिए आप, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा, आप ध्यान रखें। इसमें एक दीवार है, ये यहाँ से यहाँ तक के एक दीवार है, और इसकी यहाँ पर एक खिड़की। ये दीवार काफ़ी ऊंची है, ये मान लीजिए आप। तो कितनी भी ऊंची है वो हमको नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक खिड़की दे रखी है। ठीक है ना, यहाँ पर एक खिड़की दे रखी है, और ये खिड़की यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर ये खिड़की है। इसमें एक नसैनी लगाई है, सीढ़ी लगाई गई है ये वाली। इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर, वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये सीढ़ी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ से दीवार के तल से इसकी दूरी यहाँ तक की कितनी होगी, ये दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया AB और C। यहाँ हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, BC की। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे हमारा समकोण बन जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब तो आपको बहुत अच्छे से ये फिगर देख के ही समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आगे चलते हैं, देखिए कैसे होगा ये। पाइथागोरस प्रमेय इसमें हमारी लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है हमारी, ये देख लीजिए। यहाँ पे बार बार इसके क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, मतलब हर सेट में इसका क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहलाती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे हमको सब दे रखा है। ये AB स्क्वायर जो था हमारा, उसमें दीवार में तल से और खिड़की की ऊंचाई जो थी वो ये है, तो 8 का स्क्वायर हो गया AB। ठीक है, BC का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, और AC हमारी क्या है, सीढ़ी। अभी फिगर में हमने देखा था AC क्या है, सीढ़ी है ना, ऐसा फिगर था ना हमारा, याद रखो आप। ये 8 मीटर है हमारा, ये 10 मीटर है, ये सीढ़ी है। ठीक है, ये खिड़की है हमारी, यहाँ पर विंडो है। ये A B और C, ये दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, ये सीधा बना लेना आप, ये समकोण है ना, इस तरीके से बना लेना सीधा। समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको, ये दूरी हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। इसकी दूरी हमको दे रखी है, 8 का स्क्वायर हो गया। BC का हमको फाइंड आउट करना है, ये 10 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करोगे 8 × 8 64, BC का स्क्वायर ऐसा ही। 10 का स्क्वायर आ गया 100, BC स्क्वायर 10। 64 को हम इस तरफ ले गए तो माइनस का, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 36 बचा। BC स्क्वायर
BC स्क्वायर, तो इसको 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू 6, या फिर इसको हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये BC बराबर हमारा 6, मतलब यहाँ से दीवार के तल से सीढ़ी की दूरी जो है वो होगी कितनी, 6 मीटर। मीटर जरूर लिख देना, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर लिख देना, किलोमीटर दिया हो तो किलोमीटर लिख देना, रुपीस दिया हो तो रुपीस, ये इकाई जरूर आप लिख देना, नहीं तो आपके यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो वही यहाँ पे नीचे वही थ्योरी यहाँ पर लिखी है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसे समझा दिया है, फिर भी समझ में नहीं आता तो वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, यदि बिंदुओं, कितने बिंदु दे रखे हैं, A B C D, ये बिंदु दे रखे हैं हमको और इनके निर्देशांक हमको यहाँ पर दे रखे हैं, और यहाँ पर D में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक बिंदु ना दे के क्या दे रखा है, P एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में है, तो P की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें इस P की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं हमारी आंसर शीट पर, तो बहुत अच्छे से ये भी आपको आ जाएगा, देख लीजिए आप, बहुत सरल है, बस थोड़ा ध्यान देते जाइए आप। देखिए यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया है, क्वेश्चन हमारा जैसा बोल रहा था वैसा हमने इसको बना लिया है। इसके जो पॉइंट दे रखे हैं वो हमने ले लिए, यहाँ पर A ले लिया हमने 6 1, B पॉइंट ले लिया 8 1 है हमारा, C पॉइंट ले लिया 9 4 और D पॉइंट ले लिया हमने P3, ठीक है। यहाँ पे हमको ये P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने दो विकर्ण खींच दिए, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, A से लेके C तक का एक विकर्ण हो गया ये, और एक ये यहाँ से D से लेके B तक का एक विकर्ण हो गया। तो हमको पता है डेफिनेशन हमारी क्या कहती है समांतर चतुर्भुज की, ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है, जो विकर्ण हमने दे रखे AC और BD, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इस चतुर्भुज को बराबरी से ये काट देंगे, इधर से देखोगे तो ये 2 बन जाएंगे, इधर से देखोगे तो ये भी 2 बन जाएंगे, मतलब समान भाग में ये बांट देते हैं। तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे। बस इसमें हमने वैल्यू रख दी। अब वैल्यू कैसे रखी वो फार्मूला मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। वैल्यू कैसे रखते हैं हम, मैंने आपको वो फार्मूला कई सवालों में बताया है, बार बार यूज हो रहा है। वो फार्मूला हमारा कैसा लगता है, जब भी इन मध्य बिंदु की बात होती है तो x1 + y1/2, x1 + y1/2, x2 + y2/2, ठीक है। ये हमारा एक हो गया इन दोनों के मध्य का, यहाँ पे AC के मध्य का हो गया। इसी प्रकार हम BD के मध्य का भी हम कैसे लिखेंगे, x1 + y1/2 और x2 + y2/2। बस ये निर्देशांक हमको वहाँ पे क्वेश्चन में पहले से दे रखे, या भी हमने देखे, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ये दे रखे, 6 1 दे रखा है, 9 4 दे रखा है, D के ये दे रखे, B के ये दे रखे, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से इस समीकरण में हमने इसमें पुट कर दी यहाँ पर, और पुट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 6 + 9 1 + 4, 6 + 9 15/2 हो गया, 4 + 1 हो गया 5/2। इसी प्रकार ये PP है तो ये 5P हो गया। इसे हमको बहुत इजीली आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, 8 + P/2 = 15/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 इस तरफ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 8 + P = 15, P = 8 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 हो गया, 15 - 8 = 7। तो ये हमारा P का वैल्यू फाइंड आउट हो गई, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी थी, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा का। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा का क्या बोल रहा है, ये देखिए बिंदुओं A B और -A -B के बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। दो बिंदु दे रखे हैं हमें A B और A -B, इसके बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करते हैं, इसके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला मैं कई बार आपको बता चुका हूँ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी हमें कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी होती है तब इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। इसमें हम इसकी वैल्यू रख लेंगे x2 और माइनस x1 की। अब वो कहाँ से, इससे तुलना करने पर कि यहाँ पर ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। सिंपल, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। x2 की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर, x1 की वैल्यू कितनी है a, और यहाँ पर कितना है माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस है। इसी प्रकार ये y2 माइनस y1 की वैल्यू रख दी। इसे सॉल्व करो आप तो माइनस a और माइनस a माइनस 2a हो गया, माइनस b माइनस 2b हो गया। इसका स्क्वायर आप कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस 2a का होल स्क्वायर आप यहाँ पे करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस का 4a, है ना, ये प्लस का 4a आ गया। और माइनस 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आ गया आपका, है ना। इसमें 4 कॉमन ले लीजिए आप, ये 4 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर बचा। इसे आगे सॉल्व करते हैं आप तो इस 2 को अंडर रूट से बाहर आप जैसे ही लेंगे इस 2 को, क्योंकि तो अंडर रूट से जब इसको बाहर लेते हैं हम तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 हमने एक बाहर ले लिया, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ पर जो शेष है वही बचेगा, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका बचा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, मान निकालिए साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री का। इसका मान आपको निकालना है। तो इसमें एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला आपको, फार्मूले तो सारे आपको याद होने ही चाहिए। चलिए आंसर शीट पे ही दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा फार्मूला ये है, देख लीजिए। साइन ए कॉस बी दिया हो, कॉस ए इंटू साइन भी दिया हो, और तो उसका क्या होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर वही दे रखा है साइन ए, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, और ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 25, यहाँ पे a की वैल्यू 25, यहाँ पे 65, यहाँ पे 65। तो क्या बनता है हमारा साइन a प्लस b। a की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 25, b की वैल्यू हमारी कितनी है 65। इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है तो कितना होगा साइन 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री। इसको आप करोगे तो कितना हो गया साइन 25 और 65 हो गया 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये बना हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी, लेकिन इजी कब है, जब आपको ये फार्मूले याद होंगे। अगर ये फार्मूले याद आपको नहीं है तो वो क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 15वें का। अथवा का, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे करेंगे देखिए आप, चलते हैं आंसर शीट पर। ये सेक 4a की वैल्यू दे रखी, कोसेक ये, ठीक है ना, कोसेक ये सेक 4a की वैल्यू कोसेक a माइनस 20, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। इसको सेक को हमने क्या लिख दिया कोसेक में। क्यों लिखा कोसेक में, क्योंकि हमको जब भी सॉल्व करना पड़ता है तो एक जैसी टर्म में उसको बनाना पड़ता है। तो ये सेक को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस, ये देखो ये फार्मूला लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये सेक थीटा की वैल्यू हमने ऐसे इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे हम 90, ये कोसेक से कोसेक आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। अंदर बचा 90 डिग्री माइनस 4a और a माइनस 20 डिग्री। a टर्म्स को आप एक तरफ ले लीजिए और डिग्री टर्म को आप एक तरफ ले लीजिए। ले लिया, a इस तरफ आया तो ये माइनस का हो गया, और ये 90 डिग्री इस तरफ गया तो ये माइनस का हो गया। माइनस 5a हो गया, ये माइनस 110 हो गया, ये माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया। 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री, a इज इक्वल टू 5 इस तरफ जाएगा तो इसके अपॉन में हो गया ये, ठीक है ना। इसमें आप इसे भाग देंगे तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने आपको बार बार बताया प्रायिकता, जो टोटल प्रायिकता होती है वो होती है 1,
1 से ज़्यादा किसी की भी प्रायिकता नहीं होती है। तो बहुत सिंपल ये है कि आप 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको इसके ना होने की प्रायिकता मिल जाएगी, मतलब इसके होने की प्रायिकता मिल जाएगी। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर इसके ना जीतने की प्रायिकता मिल गई तो इसके जीतने की प्रायिकता होगी, क्योंकि अगर ये नहीं जीतेगी तो ये जीतेगी। कैसे करेंगे वो देखिए, आप आंसर शीट पे चलते हैं हम हमारी। ये देखिए यहाँ पर संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमको दे रखी है कितनी, 0.62। रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ये 1 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुल प्रायिकता किसी भी घटना की, कुल प्रायिकता क्या होती, किसी भी घटना की, कोई भी घटना घटेगी अगर, तो किसी भी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितनी होती है, 1। और यहाँ पर जीतने की प्रायिकता ये दे रखी है, तो इसके जीतने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब ये ना जीते, ये ना जीते तो इसका माइनस कर दो 0.6, ठीक है ना। जो आंसर आएगा 0.38, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 का। अथवा मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक पासा फेंका जा रहा है एक बार और उसमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा आप अपने दिमाग में बना लीजिए। देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे में अधिकतम अंक कितने आते हैं, 1 से लेके 6 तक। आपने डाइस देखा होगा, डाइस जो होता है खेलने का, आपने लूडो का भी देखा होगा, सांप सीढ़ी का भी देखा होगा, लेकिन पासे में जो अधिकतर जो अंक होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 6 तक, मतलब 6। तो टोटल प्रकार जो हैं वो कितने हैं, 6। NS टोटल है ना। प्रायिकता में हमेशा NS और NE चलता है। NS क्या होता है, कुल प्रकार होते हैं, और NE क्या होता है, पक्ष में प्रकार। मतलब जो घटना घट रही है वो घटेगी, वो हमारा पक्ष, और नहीं घटेगी वो हो गया, ठीक है। पक्ष में निकल जाती है तो आप माइनस में से उसको घटा दीजिए तो विपक्ष की निकल जाएगी, ठीक है ना, जो अभी हाल हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे कुल प्रकार कितने हैं, 6, मतलब पांसा फेंकेंगे तो इन 6 में से कोई एक नंबर आएगा, तो इसकी कुल प्रकार हो गए 6। अब हम वही ई की बात हो रही पक्ष में, 4 से बड़ी, 4 से बड़े जब आएंगे तो वो हमारे पक्ष में होंगे जो हमने सवाल में पूछा है, ठीक है ना। तो 4 से बड़ी कितनी संख्या है, सिर्फ 2, 5 और 6। मतलब पांसा अगर फेंकें तो या तो 5 आए या 6 आए तो वो 4 से बड़ा होगा। तो ये दो प्रकार हमारे पक्ष में है। तो पक्ष में प्रकार एनी मैंने बताया था, तो एनी इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ही प्रकार हैं। प्रायिकता जब निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, पक्ष में जब प्रायिकता हमको निकालनी होती है तो P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE पक्ष में प्रकार अपॉन कुल प्रकार। पक्ष में प्रकार, पक्ष के प्रकार हो गए, और यहाँ पर अपॉन में क्या लिखेंगे, कुल प्रकार, ठीक है ना। तो पक्ष में प्रकार हमने निकाल लिए 2 है, तो ये बराबर कितना हो गया 2, और कुल प्रकार कितने हैं 6। इसे आप काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, ये हो गया 1/3, 1/3 इसकी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। सेम क्वेश्चन है हमारे सेट ए का। अब इसको यहीं आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको यही समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन पे बाद में चलेंगे हम। एक सिक्का को एक बार अगर उछालते हैं तो उसमें या तो चिट आएगी या पट आएगी, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। एक ही बार उछाला है तो एक कोई सी कंडीशन बनेगी, या तो हेड आए या टेल आए। तो कुल प्रकार कितने हुए, 2 है ना। और पक्ष में प्रकार कितना होगा, अगर चित आने की पूछेगा तो पक्ष में प्रकार 1, और पट आने की पूछेगा तो पक्ष में प्रकार 1, ठीक है। और टोटल प्रायिकता होती है हमारी 1, है ना। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। जैसा कि मैंने कहा, देखिए एस इज इक्वल टू, मतलब टोटल प्रकार कितने होंगे यहाँ पे, या तो एच मतलब हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 प्रकार हुए पक्ष में, NS इज इक्वल टू टोटल प्रकार हो गए 2। अब वो पूछ रहा है चित आने की प्रायिकता। चित, अगर एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो हेड आए या टेल आए, है ना। तो हम क्या पूछ रहे हैं, टेल आना चाहिए। टेल आएगा मतलब चित आएगी, तो सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही बार आ सकती है, इसलिए क्या होगा, चित आने की 1 होगी, है ना। टेल आने की 1 होगी, हेड आने की 1 होगी, जो भी वो पूछे वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनी पक्ष में प्रकार कितना हो गया, 1। मैंने अभी हाल बताया था आपको कि जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पक्ष में प्रकार अपॉन कुल प्रकार, ठीक है। पक्ष में प्रकार यहाँ पर कितना आया, चित हेड आए या टेल आए,
दोनों का प्रकार एक ही होगा, तो 1 पक्ष में प्रकार 1 कुल प्रकार कितने हैं 2। तो ये चित आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी यही है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी यही है, क्योंकि टेल भी एक ही बार आएगा तो पक्ष में प्रकार उसका भी एक ही है और कुल प्रकार 2 हैं। ये देखिए 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और कुल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था किसी भी घटना की 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 8, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, है ना। ये भी उसी तरीके का सवाल है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलते हैं हमारी आंसर शीट पर। ये देखिए, ये हमने एक मीनार बना दी। यहाँ पर ए से बी एक मीनार है, ठीक है, ये वाली ये मीनार है। इसके हमने हाइट ले ली h मीटर, ठीक। यहाँ पर ये हमें उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का। और यहाँ पर बी से सी तक की दूरी हमको दे रखी है 15 मीटर की। देखो यहाँ पर माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कौन सा है, ये वाला, आधार कौन सा है, ये वाला। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लंब हमारा कितना है, h हमने माना है, ठीक है। और इसकी BC की वैल्यू, आधार की वैल्यू हमको दे रखी 15 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। और थीटा की वैल्यू हमको कितनी मिली उन्नयन कोण की, ये वाली 60 डिग्री। तो ये tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन बन गई। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। √3 इज इक्वल टू हो गया हमारा h/15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए h की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 इस तरफ आएगा तो इनटू में हो गया, ये 15 √3 मीटर, ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, 18 का ही अथवा का क्वेश्चन है हमारा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। कैसे सेम है वो देख लीजिए आप। A से B और B से C, ये पेड़ गिरा है यहाँ पर, तो इस तरीके से कि ये 8 मीटर की दूरी हो गई। ये उन्नयन कोण हमें यहाँ पर दे रखा है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में ये आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। देख लीजिए, माना कि AC एक पेड़ है, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, सॉरी, ये पेड़ था यहाँ पर A से B और ये डैश तक, यहाँ तक ऊपर तक गया था, ये यहाँ से टूटा, तो ये AC एक पेड़ का टूटा हुआ भाग बन गया। ये BC यहाँ से, इसकी जमीन यहाँ से कितनी दूरी पर गिरा है, ये 8 मीटर की दूरी पर, ठीक है। पेड़ की कुल ऊंचाई AB + AC, क्योंकि इसे आप सीधा जब था तो इसकी टोटल ऊंचाई ये थी AB और यहाँ से A से C तक, इसे सीधा करोगे तो यहाँ से टूट के गिरा है, क्योंकि पेड़ इतना था, कितना था, इतना था। B नीचे अगर B है, पेड़, ये पेड़ है मान लो, तो यहाँ पर ये क्या था, B अगर है, ये A है, तो ये C है। ये इतना बड़ा पेड़ था, B से लेके C तक, यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, तो ये C यहाँ पे गिर गया, ये C आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन पेड़ की लंबाई वैसे वास्तविक देखा जाए तो यही, ठीक है, ये पेड़ की लंबाई है। तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, AB + AC, ठीक है ना। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। अगले पेज पे देख लीजिए आप इसको, यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमको बन गया, अभी आपने देखा इसमें त्रिभुज हमें मिल गया ये, ठीक है, ABC। इसमें एक कोण मिल गया हमको 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, वही यहाँ पर आधार, लंब और कर्ण हमें तीनों दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा उन्नयन कोण बन गया, ठीक है ना। अब इसको हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने अभी हाल पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये देखिए, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC/AC, ये अनदर एक फार्मूला है, ये भी आपको याद होगा। तरीके बहुत हैं, हमें जो इजी लगे उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC/AC, ठीक है ना। और इसमें आप वैल्यू रखोगे, cos 30 डिग्री की होती है √3/2 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमको दे रखी है 8 और AC की वैल्यू हमको
फाइंड आउट करनी है। चाहो तो आप उसको एच भी मान सकते थे, जो भी है, ठीक है। अब एसी की वैल्यू आप निकालेंगे, इसका पक्षांतर करके इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू एसी की निकल गई। अब टेन थीटा की वैल्यू मैंने अभी हाल आपको बताया, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे टेन थीटा की, तो ये टेन थीटा की वैल्यू भी इसी प्रकार से यहाँ पे निकल गई आपकी, है ना। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब टोटल ऊंचाई की बात हम करेंगे, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, ए बी प्लस ए सी। अभी हाल हमने बात किया कितनी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमने काय से निकाली है, टेन से, टेन थीटा से, लंब बटे आधार से। इसी प्रकार उसकी कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने इससे पहले निकाली, उन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आपका लास्ट में जाके इसको सॉल्व करने के बाद 8√3 मीटर आपकी टोटल पेड़ की लंबाई आपकी आ गई है। ये आपका आंसर है। मीटर सेंटीमीटर जरूर लिख देना। बहुत डीप में हम इसको इसलिए नहीं बता सकते, ज़्यादा डीप में हम इस वीडियो में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अगर आपको डीप में समझना है ये क्वेश्चन, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में जाके, चाहे जो मोबाइल नंबर चल रहा है उस पर जाके, तो मैं आपको ये बहुत ज़्यादा डीप में अभी समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है एग्ज़ाम टाइम है, तो अभी डीप में समझने की आवश्यकता हमको है नहीं है, उतना समय हमारे पास है नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसे इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, वो आपने अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो चुकी है। देखिए उस आंसर शीट, ये हमने एक व्रत बना दिया और ये जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको हमने वैसा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, पूरा का पूरा फिगर वैसा ही बना दिया जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। लंब हमने बताया था, ये व्रत है, व्रत का ये केंद्र बिंदु है और ये पी यहाँ पर एक लंब है। हमें केंद्र ओ वाला एक व्रत दिया है और एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स जेड दी है। ये एक्स जेड एक स्पर्श रेखा है इस व्रत की, ठीक है। ये पी बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श कर रहा है इसको, ठीक है। ये हमने बना दिया है। अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है कि ओपी एक्स वाई पर लंब है। हमें सिद्ध क्या करना है, ओपी जो है वो एक्स वाई पर लंब है। ये ओपी जो है वो एक्स वाई पर लंब है, मतलब ये लंब है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो वो कैसे करेंगे ये देख लीजिए, मैंने पूरी थ्योरी यहाँ पर लिख दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा और फिर हम बताएंगे कि आपको कैसे वो मिलेगी। तो एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लीजिए और ओ क्यू को मिलाइए, ठीक है। बिंदु क्यू वृत्त के बाहर होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि यदि क्यू वृत्त के अंदर है तो एक्स वाई वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी, जबकि हमको स्पर्श रेखा चाहिए इसलिए बाहर होना चाहिए, अंदर करोगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या, स्पर्श रेखा, है ना, वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, छेदक रेखा हो जाएगी। अतः ओ क्यू त्रिज्या ओ पी से बड़ी है, अर्थात ये वाले इक्वेशन ओ क्यू जो है वो बड़ी है ओ पी से, ठीक है ना, क्योंकि यह बिंदु पी के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। ओ पी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ओ पी एक्स वाई पर लंब है। ये जो यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है वो आप इसको फिगर को पूरे को देख के ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे पहले ही। फिगर अगर आपने अच्छे से बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको उसी को डिस्क्राइब कर देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा का क्वेश्चन है का, और वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हाल हमने सॉल्व किया है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। ये दो व्रत हमने बना दिए है यहाँ पर। दो व्रत के अंदर वो पहला व्रत बना था, वैसे ये दो व्रत ओ बी की दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ओ ए की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। छोटे व्रत में चूंकि बीसी स्पर्श रेखा है और ओ ए त्रिज्या है, ठीक है ना, अतः ओ ए लंब है बीसी पर। त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय बार बार हम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लेना, सीख लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। अब ओ ए की वैल्यू हमने निकाल ली, बी सी की वैल्यू जो भी दे रखी थी वो सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है।
यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसमें ओ ए की वैल्यू हमने रख दी 3 का स्क्वायर, ए बी की फाइंड आउट करनी है, ओ बी की हमने निकाली थी 5, तो 5 का स्क्वायर। बस इसको अभी आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे ही सॉल्व आप करेंगे इसका, तो ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। बड़े वृत्त में चूंकि बी सी जीवा है और ओ ए त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर निकला है ए बी की वैल्यू, और ओ ए त्रिज्या है, अतः सी ए बराबर ए बी, सी ए बराबर ए बी इज इक्वल टू हाफ होगा बी सी के आधा होगा क्योंकि त्रिज्या है, वो एक त्रिज्या है, बी सी इज इक्वल टू 2ab, 2 इंटू, अब इसमें ए बी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर। यही अभिष्ट जीवा की लंबाई आपकी हो जाएगी। आंसर हो गया ये आपका। इसमें थोड़ा सा मैंने समय बचा लिया है क्योंकि इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसे फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा सेपरेट तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। यहाँ पर आंसर शीट पे चलते हैं हम। तो ये देखिए, ये एक वृत्त बना लिया, इसकी ये त्रिज्या है, दिया हुआ है त्रिज्या खंड ओ ए पी बी है, ये ओ ए भी त्रिज्या है, पी बी भी त्रिज्या है, कितनी भी आप खींचोगे वो सारी त्रिज्याएं है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का हमको इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखी है, तो हम इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला हो गया आपका, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव में जब भी वैल्यू कोई भी आती है तो उसको हम लगभग लिख देना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट दशमलव की वैल्यू कभी कभी ही फाइंड होती है, तो आप लगभग लिख देंगे तो वो आपको एग्जामिनर को अच्छे से इम्प्रेस कर देगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा का क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक, ठीक है ना, एक जो इसके एक वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी, सब 4-4 सेंटीमीटर की, मतलब सब बराबर होंगी, ठीक है ना। तो ये दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप। ये देखिए आंसर शीट पे हम आ गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी एक पूरा वर्ग बना है, अभी हाल दिखाया था हमने, एक पूरा वर्ग है ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त बी पी सी का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त है। तो हमारा फिगर बना हुआ है, वो किस प्रकार का फिगर बना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फिगर है, टेढ़ा आड़ा मुझसे बन सकता है, वो कोई इशू नहीं है। कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है वो, है ना। यहाँ छायांकित भाग को हमारा निकालना है, तो उसमें 2 अर्धवृत्त यहाँ पर है ना, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको फार्मूला याद होगा, 1/2। क्यों होता है 1/2? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, ये फार्मूले बहुत सारा फार्मूलों का खेल है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का, अर्ध मतलब आधा, कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों अर्धवृत्त हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनकी त्रिज्याएं हमने ये ले ली, इनका स्क्वायर कर दिया, आर की वैल्यू रख दी। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 या 3.14, इससे निकालिए आप। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आपका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो पीडीएफ की डिमांड कर लें, है ना, जो भी आपको चाहिए वो, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 1750 में खरीदा। इसका मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये पूरा नहीं आ रहा। ये देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल ज्ञात आपको करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इक्वेशन बनाइए और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व आप इजी तरीके से कर सकते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल x है, हर बार मानना है हमको, इससे पहले भी हमने किया था, वहाँ पे इसी गेंद और बैट का ही सवाल था वो भी। माना कि बल्ले का मूल x है, गेंद का मूल y है, तो प्रश्न अनुसार 7x + 6y। ये देखिए x क्या है, बल्ले है, तो 7 बल्ले खरीदे और उसके साथ 6 गेंदें खरीदी, कितने की 3800 की। बाद में क्या किया उसने, 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंद खरीदी, कितने की, इतने की 1750 की।
दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि से, यहाँ पे विलोपन विधि से किया हुआ है। विलोपन विधि भी आप जानते हैं, एक किसी भी पद को आप इक्वल कर लो और माइनस करके उसमें से घटा दो, तो एक पद विलुप्त हो जाएगा, दूसरे पद का आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने यही किया है। आप देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में 5 का इंटू कर दिया, समीकरण 2 में 6 का इंटू कर दिया, तो ये 30 और 30 इक्वल हो गए। इस समीकरण को इसमें से घटा दिया इसने, और यहाँ पर ये जो वाला पद था ये विलुप्त हो गया, और इसको आप ऐड करोगे तो ये माइनस का है, तो ये 17x हो गया। ये इसमें से जाएगा तो 8,500 रुपये यहाँ पर बचे, और आपका 17 इस तरफ ले जाओगे तो नीचे डिवीजन में x इज इक्वल टू 500। तो x हमने क्या माना था, एक बल्ले की कीमत हमारी यहाँ पर निकल गई। अब बॉल की कीमत निकालना है हमको, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। किसकी? बल्ले की, मतलब x की, है ना। किसी में भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में जो भी आपको इजी लगे उसमें x की वैल्यू 500 आपको पुट करनी है। x क्या था? बल्ला है हमारा। y क्या है हमारा? बॉल है, गेंद। तो इससे वैल्यू पुट करेंगे आप और इसे सॉल्व करेंगे तो ये गेंद की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी, गेंद कितने रुपए की थी। तो यही हमारा आंसर थे। इसमें उम्मीद है कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। समस्या तभी होगी जब आपको फार्मूले याद नहीं होंगे। ये देखिए आंसर लिखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक ठोस एक अर्धगोले का, अच्छा इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ये अथवा का क्वेश्चन है, वो भी विलोपन विधि से ही हल करना है। ये तो आप कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इसमें 7 का इंटू कर दीजिए आप, इसमें 7 का इंटू कर दीजिए और इसमें 1 का इंटू कर दीजिए, ये बराबर हो जाएंगे। आप माइनस कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर एक ठोस या फिर दूसरे भी कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 22। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, पाई के पदों में इसको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए आप। आंसर शीट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए ये फिगर बन गया पूरा। जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपका इस तरीके का फिगर ड्रॉ हो जाएगा। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, और लास्ट में जाके ये वीडियो और लंबी ना हो, क्योंकि आप इतने टिकते नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। इसमें कोई विशेष वो नहीं है कि मैं आपको इसे डीप में बताऊं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे डीप में बताना चाहिए तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको ये डीप में बता दूंगा सारी चीज़ें। आयतन का फार्मूले में वैल्यू पुट की है, और ये बढ़िया से इसकी आकृति बना के और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको ये दोबारा से सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सांख्यिकी के हैं, इसलिए उन्हें एक बार देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मैंने ये 2-3 क्वेश्चन स्किप करे हैं, वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, सॉल्व क्या करके दिखाना मैं बता देता हूँ। 35 नगरों की साक्षरता की दर प्रतिशत में दे रखी है, मतलब ये डाटा दे रखा है। साक्षरता की दर ये दे रखी है, नगरों की संख्या ये दे रखी है, ठीक है ना। क्या पूछा है? माध्य। माध्य यहाँ पर पूछ रहा है, तो माध्य को हम समांतर माध्य बोलते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? हमारा टोटल का योग करके उसमें टोटल नंबर का डिवीजन करना हमारा सिंपल समांतर माध्य होता है। ठीक है, अब इसमें इंटरवल दिए हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 23 का आप देख लीजिए सॉल्यूशन, ये मैंने कर रखा है। यहाँ पर साक्षरता दर दे रखी है, यहाँ पर हमने इसको टेबुलर फॉर्म में बना लिया है डाटा को, ताकि टेबुलर फॉर्म में हमेशा इजी रहता है। ये परसेंटेज में दर दे रखी है, ये सारा क्वेश्चन से ही लिया है। ये नगरों की संख्या f है, ये भी क्वेश्चन से ले रखा है हमने। मध्यमान हम निकाल लेते हैं, मध्यमान आपको निकालना आता होगा। एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं कोई सी भी, और उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। f(x) की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर हमको नीचे समेसन f(x) मिल जाता है। समेसन f(x) मतलब इसका पूरे का टोटल, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? समेसन f(x), है ना। अब इसका माध्य निकालना है, तो समेसन f(x) अपॉन
टोटल नंबर हमारा समेशन एफ का मतलब ये 35 नगर हैं टोटल। समेशन एफ एक्स कितना है हमारा 24 30। इसको डिवाइड कीजिए आप 35 से और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कोई समस्या इसमें? मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या इसमें है, क्योंकि ये देखिए है ना 24 30 और ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक, इसी का क्वेश्चन अगला देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 का ही अथवा का क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुई रोगी, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें सिर्फ ये है कि बहुलक निकालना है, यहाँ पर माध्य निकालना था। माध्य का फार्मूला मैंने आपको बताया समेशन एफ एक्स अपॉन एफ या एन, है ना। नंबर होता है तो समेशन एफ एक्स अपॉन एन। और यहाँ पर बहुलक की बात करते हैं, मोड जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है नंबर मल्टीपल नंबर, कितनी बार जो नंबर ज़्यादा आया है वो उसका बहुलक होता है। तो इसे किस तरीके से करते हैं आंसर शीट में आप देख लीजिए। यहाँ पर ये आयु दे रखी है, रोगियों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर बहुलक। इसमें देखिए आप सबसे ज़्यादा किस में आया है 23 में, बाकी ये सब छोटे हैं इससे। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर आता है वो बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग हो गया तो F0 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको, है ना। बहुलक के जस्ट पहले वाली वैल्यू, मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि जो बहुलक वर्ग हमारा होता है इंटरवल, जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया हो वो बहुलक वर्ग हम मान लेते हैं उसको। तो इससे पहले वाला जो पद होता है वो F0 होता है, ये F1 हो गया हमारा, और इसके बाद वाला हमारा F2 होता है। ठीक है, और L जो हमारा होता है वो L जो हमारा होता है, तो ये जो हमारा इंटरवल आया है यहाँ पे बहुलक वर्ग, L जो है वो उसका लोअर वैल्यू होती है यानी कि 35 है यहाँ पे। और H जो होता है वो इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे 35 से 45 कितना डिफरेंस है 10, तो ये H की वैल्यू कितनी होगी 10। अब बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बहुलक का फार्मूला, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें आपको ये सारी वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर देना है बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से, क्योंकि कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी में और इन सब में बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पे हम पूरी मेहनत करने के बाद इसीलिए चूक जाते हैं कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हम भूल जाते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बहुलक मोड आपका फाइंड आउट हो जाएगा, मोड। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमने सारे क्वेश्चन इस पेपर के यहाँ पर लगा लिए हैं। इसके बाद हम अगले सेट भी करेंगे और सब्जेक्ट के सारे क्लास और सारे सेट्स हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि अब हम ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग भी अगर शुरू करनी है हमारे साथ, या ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू करनी है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, हमारे ERP सिस्टम से जुड़ें, ताकि आपको हम अच्छे से तैयारी करा सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।